ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है मार्च 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा मार्च का महीना? मेरा मासिक राशिफल जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताऊंगा, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होगी। यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है तो वहां से देखिएगा, ज़्यादा सटीकता बैठेगी। जिनको नहीं पता वो अपनी चंद्र राशि से भी अवश्य देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण राशिफल का, जो कि है मीन के लिए। और शुरुआत करेंगे सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरुआत करेंगे सामान्य विश्लेषण से। ये महीना ऐसा है जहाँ पे बहुत सारे ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, राशि परिवर्तन हो रहा है। मंगल 12वें घर में आ जाएंगे, शनि के साथ युति बनाएंगे। ये थोड़ी विस्फोटक युति होती है, कुछ अच्छा प्रभाव कुछ बुरा प्रभाव भी होता है। बुध लग्न में आकर नीच के हो जाएंगे और सूर्य भी यहाँ पर आकर ग्रहण दोष युक्त हो जाएंगे। इसके साथ ही शुक्र अपने प्रिय स्थान में यानी कि 12वें घर में आ जाएंगे। और ग्रहण भी लग रहा है, साल का पहला चंद्र ग्रहण, जो आपके सप्तम भाव पर पड़ेगा। तो इस महीने बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहे हैं और इन सब का क्या अच्छा और क्या बुरा प्रभाव पड़ सकता है, यही हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले लग्न पर देखते हैं किस ग्रह का प्रभाव है। राहु लग्न में बैठे हुए हैं और बैठे रहेंगे अभी तो लंबे समय तक। राहु का प्रभाव, जैसा मैं कई बार क्लियर कर चुका हूं, कि आज के युग में, आज के टाइम में कहीं ना कहीं जो सबसे मजबूत कोई ग्रह है, सबसे पावरफुल कोई ग्रह है तो राहु ही है। लेकिन राहु की परिभाषा, राहु की भाषा, राहु के सिग्निफिकेशंस, उसके कारकत्व को समझता है जो व्यक्ति, वही आगे बढ़ता है। राहु और केतु दोनों अनकन्वेंशनल है, बदलाव है। जहाँ राहु समय के साथ चलती हुई चीज़ें हैं, समय के साथ बदलती हुई चीज़ें हैं, तो उसी प्रकार व्यक्ति को समय के अनुसार अपने आप को बदलना पड़ेगा। जो राहु के प्रभाव को नहीं समझ पाया उसको आगे बढ़ने के मौके नहीं मिलेंगे। लेकिन जिसने राहु को समझा, राहु क्या है? राहु थोड़ा सा छल है, राहु थोड़ा सा दिखावा है, राहु इंटरनेट भी है, राहु कहीं ना कहीं नवीनतम टेक्नोलॉजी भी है। तो जो इस आने वाले कालखंड में, राहु का तो भी बहुत लंबा समय है, जो इस समय में अपने आप को राहु के स्वरूप से ढालेगा, राहु के स्वरूप से बदलेगा, वो अवश्य इस कलयुग वाले समय में अपने जीवन को बहुत लाभप्रद कर सकता है। जो नहीं कर पाएगा, जो नहीं बदलेगा अपने आप को, जैसा चल रहा है वैसा चलने देंगे, उसको राहु कोई प्रभाव नहीं देगा। ज्योतिष का फायदा ही यही होता है, कहीं ना कहीं एक गाइडेंस मिल जाती है कि हाँ, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये राहु बहुत अच्छा फल दे रहे हैं। लग्न और त्रिकोण में जब राहु केतु होते हैं तो वो कहीं ना कहीं, या केंद्र और त्रिकोण में कहीं ना कहीं अगर अकेले ही बैठे होते हैं तो वो राजयोग देते हैं, नहीं भी बैठे होते तो भी राजयोग देते हैं, क्योंकि अकेले नहीं होते तो भी राजयोग देते हैं, क्योंकि वो उस भाव का स्वामित्व ले लेते हैं। तो जब अगर केंद्र के स्वामी या त्रिकोण के स्वामी उस भाव में रहेंगे तो वो राजयोग वाला फल देंगे। तो जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि राहु केतु अगर केंद्र या त्रिकोण में है तो उसके स्वामियों की तरह ही बर्ताव करते हैं। तो ये राहु का बहुत अच्छा प्रभाव है। इस महीने कुछ राशि परिवर्तन होंगे जो शुरुआत में ही हो जाएंगे। 7 मार्च को पहले 2 राशि परिवर्तन होंगे। बुध आपके लग्न में आकर स्थापित हो जाएंगे, ये होगा 7 मार्च को। और शुक्र आपके 12वें घर में आकर स्थापित हो जाएंगे, ये भी होगा 7 मार्च को। अब बुध का लग्न में आना, क्योंकि वो आपके 2 केंद्रों के स्वामी है, ठीक होता है। लेकिन ये नीच के बुध हो जाएंगे तो ये चिंता बहुत देंगे, ओवर थिंकिंग बहुत देंगे, कुछ लिखा पढ़ी का कार्य अटक सकता है, सरकार से कुछ बाधाएं आ सकती है। इसके साथ ही स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा कष्टकारी रहेगा, क्योंकि एकाग्रता नहीं रहेगी। बुध स्टूडेंट्स के कारक है, राहु के साथ बैठ रहे हैं तो विदेश में जाने में सफलता यहाँ पे प्राप्त होगी। लेकिन ये समय मानसिक रूप से थोड़ा कष्टकारी जाएगा। सर के रोग बहुत तंग करेंगे। मीन वाले, इनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती, जल तत्व होता है, कफ रोग बहुत होते हैं। राहु ऑलरेडी लग्न में चल रहे हैं तो आपको सर्दी जुकाम आदि की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, साइनस, ईएनटी प्रॉब्लम ये चल रही होगी। अब बुध यहाँ पर नीच के हो जाएंगे तो ईएनटी की प्रॉब्लम आदि ये सारी और बढ़ेंगी। तो अपने सेहत का, मानसिक सेहत का भी और इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। बुध बुद्धि के कारक है, राहु के साथ भ्रमित हो जाते हैं। तो कोई बड़ा निर्णय, स्पेशली पैसों से संबंधित, इस वर्ष इस महीने मत लीजिएगा। बुध तो केवल 26 तारीख तक ही रहेंगे, तो ज़्यादा कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना। दूसरा, यहाँ पर
शुक्र 12वें घर में आ जाएंगे। तो शुक्र का 12वें घर में आना मैं हमेशा कहता हूँ, सदैव कहता हूँ कि अच्छा होता है। एक मात्र ग्रह है जो 12वें घर में आकर खिल उठते हैं, बाकी हर ग्रह की थोड़ी थोड़ी क्षति हो जाती है 12वें घर में, लेकिन शुक्र एक ऐसे ग्रह है जो 12वें घर में आके खिल उठते हैं, उनका स्वरूप खिल उठता है। यहाँ पे वो विपरीत राजयोग भी बनाएंगे, तो कोई कार्य अटक रहा था आपका तो 7 मार्च के आसपास या उसके बाद का जो समय है उसमें पूर्ण हो सकता है। यहाँ पर उनकी युति शनि के साथ भी होंगी जो उनके मित्र ग्रह हैं, और शनि आपके लाभेश हैं और 12वें घर में बैठे हैं, तो अगर कुछ बाहर से संबंधित, विदेश से संबंधित भी कार्य अटक रहा था वो भी आपका यहाँ पर पूर्ण हो सकता है। तो शुक्र का 12वें घर में आना धन संपदा सब कुछ देकर जाता है और तेज गति से देता है। मैं बहुत बार समझा चुका हूँ कि अगर आपकी अपनी कुंडली में शुक्र 12वें घर में है तो कहीं ना कहीं समझिए कि अधिकतम आप अपने जीवन का भोग उठाने आए हैं। कहीं ना कहीं आपने कुछ अच्छा किया होगा कि शुक्र 12वें घर में है, तो व्यक्ति अपने जीवन का आनंद भी उठा पाता है। इस महीने में और भी राशि परिवर्तन होंगे, मंगल का भी होगा और सूर्य का भी होगा। सूर्य 14 तारीख को आपके लग्न भाव में आ जाएंगे और मंगल 15 तारीख को आपके 12वें घर में आ जाएंगे। तो सूर्य का लग्न में आना अकेले कहें तो ठीक होता है, भानु है, सूर्य है, प्रकाश है, तो उनका लग्न में आना तो अच्छा होता है, लेकिन प्रकाश कहाँ से रहेगा जब राहु ऑलरेडी यहाँ पे उनको ग्रहण दोष युक्त करने के लिए बैठे हैं, तो प्रकाश पर एक छाया आ जाएगी। ऐसा नहीं होता कि सूर्य पूरा प्रभाव अपना खो देते, कभी भी नहीं होता, कोई ग्रह अपना पूरा प्रभाव खोता है, इंटेंसिटी ऊपर नीचे होती रहती है। तो सूर्य यहाँ पर ग्रहण दोष युक्त हो जाएंगे और सूर्य 6ठे घर के स्वामी हैं, यानी कि फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ेगी, ग्लूमीनेस सी कभी कभी हो जाएगी, यानी कि थोड़ा सा नेगेटिव फीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। इस महीने आपको अपनी मानसिक सेहत का बहुत ध्यान देना है, क्योंकि लग्न पर प्रभाव हर चीज़ पर प्रभाव डालता है। वैसे ही सेंसिटिव लोग होते हैं, बुध नीच के हो रहे हैं, सूर्य प्रकाश के कारक है, राहु ने ग्रहण दोष लगा दिया, तो मानसिक सेहत पर बहुत ध्यान देना है। कुछ अलग सा ही आपका व्यवहार, आपके विचार हो जाएंगे, गुस्सा बहुत आएगा और कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ेगी। सरकारी कार्यों में थोड़ी सी बाधाएं आ सकती हैं। जो सरकार संबंधित जॉब करते हैं या सरकारी जॉब करते हैं, सरकार से संबंधित कोई व्यापार करते हैं, उनको यहाँ पर बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि कोई गड़बड़ हो सकती है। मंगल का 12वें घर में आना आपके लिए ठीक ठाक सा है। एक्चुअली मंगल क्योंकि आपके योग कारक है, इसलिए मेरे हिसाब से मैं ये हमेशा कोट करता हूँ कि मेरे हिसाब से मीन के लिए मंगल एक योग कारक प्रकार के ग्रह हैं। तो मंगल 12वें घर में आ गए और 12वें घर में शुक्र के साथ उनकी होती है, यानी कि वाहन और प्रॉपर्टी संबंधित लाभ मिलेंगे। अगर प्रॉपर्टी आदि बेचना चाहते थे उसके लिए समय अच्छा है, क्योंकि मंगल व्यय स्थान में है। और इसके साथ ही क्योंकि मंगल यहाँ पर सप्तम को भी देखेंगे और शुक्र के साथ युति है उनकी, मंगल शुक्र की युति विवाह का योग अपने आप बना देती है, तो ये विवाह के योग भी आपके लिए बना रहे हैं। मंगल क्योंकि भाग्येश है, 12वें स्थान में रहेंगे, यानी कि जो लोग ऑलरेडी विदेश में उनका भाग्य साथ देगा। और मंगल योग कारक है, विदेश से संबंधित कुछ कार्य अटक रहते हैं वो यहाँ पर भी पूर्ण होंगे। मंगल और शनि की युति यहाँ पर थोड़ा सा कष्टकारी हो सकती है, सेहत बिगड़ सकती है, खर्चे बढ़ सकते हैं, और अगर आपके पास कोई वाहन आदि है तो उस पर खर्चा बहुत होगा, और अगर आपका बिजनेस थोड़ा मशीनरी वगैरह का है तो वहाँ पर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। इस महीने की जो सबसे संवेदनशील चीज़ होगी वो होगा साल का पहला ग्रहण। ग्रहण आपके सप्तम भाव में लगेगा यहाँ पर 25 तारीख यानी कि होली वाले दिन। तो यहाँ पर ग्रहण का लगना कहीं ना कहीं थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है। बिजनेस जिनका मैं एलेबरेट करूँगा, लेकिन बिजनेस जिनका मशीनरी वगैरह का या बड़े स्केल का प्रोडक्शन है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। अगर आपका बिजनेस बहुत क्रेडिट पे चलता है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। ज़्यादा प्रॉब्लम या सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसका जो प्रभाव झेलेगी वो होगी मैरिड लाइफ। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ नवंबर के बाद से कि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ ही रही होगी, और ये भी वो टाइम है जब मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम बद से बदतर हो सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा केयरफुल रहेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आगे वाले सेक्शंस में मैं एलैबोरेट कर दूंगा कुछ विशेष प्रेडिक्शन। अच्छा, गुरु की बात कर लेते हैं। गुरु आपके लग्नेश हैं और आपके लिए वो इस भाव में, धन स्थान में 2 महीने और रहेंगे। जिनका दशा अंतरदशा पिछले 1 साल से अच्छी चल रही है उन्होंने बहुत धन अर्जित किया होगा। इसके बाद वो तीसरे भाव में जाने के लिए आतुर रहेंगे और वो लाभ स्थान को देखेंगे 2 महीने बाद से, तो पैसा तो आता रहेगा। एक ऊर्जा लेकिन यहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि गुरु ऊर्जा के स्थान पर जाने वाले हैं। तो कोई भी ग्रह जब बड़ा ग्रह राशि परिवर्तन करने वाला होता है तो उसका जो अगला प्रभाव है उसकी भी थोड़ी दृष्टि, उसकी भी थोड़ा सा एक प्रभाव देखने को मिल जाता है। तो गुरु का प्रभाव आपके लिए अच्छा है। केतु तो मैं बता ही चुका हूँ, मैरिड लाइफ पर बुरा प्रभाव डाल ही रहे हैं। विशेष प्रेडिक्शंस, पैसा बहुत आएगा,
क्लैरिटी की थोड़ी सी कमी रहेगी शुरुआती भाग में। मैं बस एक चीज़ आपसे कहूँगा कि अपने स्किल्स पर काम कीजिए, अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखिए, क्योंकि गुस्सा इस महीने बहुत रहेगा। कभी कभी क्या होता है कि गुस्से के कारण आप कुछ अच्छा भी करते हैं तो वो भी ओवर पावर हो जाता है। तो गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा, अपने आप को आगे बढ़ाइएगा, अपने ज्ञान को बढ़ाइएगा आगे, और थोड़ा बहुत आपको ये प्रयास करना है कि मेडिटेशन आदि करें, अध्यात्म की तरफ जाइए, उससे आपका जो मन है थोड़ा सा शांत रहेगा। महीना भौतिक रूप में अच्छा है, मानसिक रूप से अच्छा नहीं है। चलते हैं करियर की तरफ, यानी कि जो लोग जॉब करते हैं उनकी तरफ। ठीक ठाक सा महीना है, बहुत अच्छा भी नहीं कहूँगा, बहुत बुरा भी नहीं कहूँगा। सर्वप्रथम 15 तारीख तक मंगल आपके लाभ स्थान में रहेंगे और उच्च गए हैं, तो 10वें भाव से दूसरा स्थान बन जाता है। ये सैलरी में इंक्रीज भी दर्शाता है और प्रमोशन के योग भी बन सकते हैं। अगर 15 तारीख तक प्रमोशन की चीज़ आगे नहीं बढ़ती या आगे बढ़ने के मौके नहीं मिलते, उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। कारण क्या है कि जैसे मैं सामान्य विश्लेषण में बता चुका हूँ, बहुत परिवर्तन हो रहे हैं। तो बुध यहाँ पे आ जाएंगे लग्न भाव में, सूर्य यहाँ पे आ जाएंगे, और शुक्र यहाँ पे आ जाएंगे 7 तारीख को, मंगल यहाँ पे आ जाएंगे 15 तारीख को। तो यहाँ पर प्रभाव क्या पड़ेगा कि सबसे पहले तो आपके जो लग्न में सूर्य ग्रहण युक्त हो गए, तो सूर्य प्रमोशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ग्रहण दोष लग गया, यानी कि हाथ आई प्रमोशन, बनती बनती बात कहीं ना कहीं बिगड़ सकती है। दूसरा यह होता है कि यहाँ पे बुध भी नीच के हो गए, और लग्न में एक ग्रह अगर नीच का हो जाता है, ग्रहण दोष युक्त हो जाता है, तो भले ही पैसा बढ़ जाए, लेकिन प्रमोशन की बात या आगे बढ़ने की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है वो कभी कभी अचानक से रुक जाती है। और बुध का नीच का होना, यानी कि आपसे भी इस महीने बहुत गलतियां हो सकती हैं। लग्न भाव में है जो 10वें से चौथा है, यानी कि आपका अपने काम के प्रति जो एक डेडिकेशन है वो भी कम रहेगा और फोकस भी कम रहेगा, और हो सकता है पर्सनल लाइफ में कुछ चल रहा हो जिसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके करियर पर पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा मुझे एक नेगेटिव चीज़ दिख रही है। 15 तारीख तक का समय फिर भी ठीक है, उसके बाद थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मंगल भी लाभ स्थान से निकल जाएंगे आगे, तो उनका भी प्रभाव करियर से थोड़ा सा कम हो जाएगा। एकमात्र अच्छी चीज़ है कि गुरु की नवी दृष्टि बनी रहेगी, तो वो प्रोटेक्शन अवश्य देंगे, तो कोई कुछ बहुत बुरा होने से बचा लेंगे। लेकिन जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है आगे बढ़ने की, वो 15 तारीख के बाद थोड़ी कम हो जाएंगी। एक चीज़ से बहुत बचकर रहना है जो लोग जॉब करते हैं, कि यहाँ पर इस महीने ग्रहण भी लग रहा है और सप्तम भाव में यहाँ पर ये प्रमोशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है, और ये आपकी गुडविल का भी है। 10वें से 10वां स्थान है, तो महीने का जो अंतिम भाग है यहाँ पर थोड़ा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका नाम भी खराब हो सकता है। कोई जानबूझकर आपके विरुद्ध कोई कार्यवाही कर सकता है, नाम खराब करने का प्रयास कर सकता है। स्पेशली कुछ किसी वाद विवाद में आप फंस सकते हैं। तो बहुत केयरफुल आपको अपने नाम को लेकर, अपनी पहचान को लेकर, अपनी गुडविल को लेकर रहना पड़ेगा, क्योंकि उस पर एक नेगेटिव प्रभाव यहाँ पर पड़ सकता है। तो ये महीना अच्छा, बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा, बहुत बुरा भी नहीं कहूँगा, लेकिन संवेदनशीलता यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। गलतियाँ बहुत होंगी, बार बार इसको मैं कह रहा हूँ कि गलतियाँ बहुत होंगी। अगर आपका कोई काम ऐसा है जिसमें गलतियों का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, फॉर एग्जांपल आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस देखते हैं, वहाँ पे आपसे कुछ गड़बड़ होगी तो फिर उसमें तो प्रॉब्लम होगी। आपका कम्युनिकेशन बेस्ड कार्य है, उसमें आपने कुछ गड़बड़ कर दी और उसमें फिर बाकी चीज़ें खराब ही होती गई। तो इसलिए थोड़ा संवेदनशील महीना है, ध्यानपूर्वक आगे बढ़िएगा। विशेष प्रेडिक्शंस, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डगमगाएगा। कोशिश कीजिए कि एक बैलेंस रखें। कम्युनिकेशन वाला काम तो अलग चीज़ है, अपनी कम्युनिकेशन अपने कलीग्स और बॉसेस के साथ ठीक रखिएगा। ज़्यादा अथॉरिटेटिव बनने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि महीना संवेदनशील है। ज़्यादा ही अथॉरिटी दिखाने की कोशिश करी तो जो ऑलरेडी थोड़ा संवेदनशील महीना है वो नेगेटिव तरफ भी जा सकता है। तो मिला जुला सा महीना है, बहुत एडवेंचर से दूर रहकर सरलता के पास जाएंगे तो अच्छा रहेगा। बिजनेस की तरफ, बिजनेस के लिए महीना कहीं ना कहीं ठीक ठाक है। थोड़ा यहाँ पे भी सेंसिटिविटी है, क्योंकि सप्तम भाव में ग्रहण लग रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि सभी के लिए बुरा हो जाएगा, लेकिन कुछ पर्टिकुलर जो काम होते हैं उनमें यहाँ पे नेगेटिव प्रभाव आ सकता है। पहले देख लेते थे कि सप्तम भाव में केतु है। अब ये केतु जिनका कार्य केतु से संबंधित है, ज्ञान से संबंधित है, नॉन फिजिकल कार्य या सर्विसेज जहाँ पे ज़्यादा है, उनके लिए तो केतु बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। फॉर एग्जांपल आपका कंसल्टेशन बेस्ड काम है, आपका
सर्विस बेस्ड काम है, आप आईटी से जुड़ा कार्य करते हैं, आप ऐप डेवलपमेंट कोडिंग की सर्विसेज है, सर्विसेज जहाँ पे आगे मतलब कि फिजिकल काम जहाँ पे न्यूनतम है वहाँ पर केतु अच्छा प्रभाव देंगे, जो वैसा बिजनेस करते हैं। जहाँ पर कार्य आगे, जहाँ पर फिजिकल चीज़ें ज़्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग का काम है, रियल एस्टेट का काम है, मशीनरी का काम है, प्रोडक्शन है, यहाँ पर थोड़ा सा केतु विघ्न लाते हैं। तो अभी तो लंबे समय तक रहेंगे, लेकिन केतु बहुत कुछ सिखाकर भी जाते हैं, सीखने का अवसर भी देते हैं। अब यहाँ पर अच्छी चीज़ ये है कि सप्तम से पंचम में उच्च के मंगल है शुक्र के साथ, यानी कि 15 तारीख तक तो पैसा बहुत आएगा, आ भी रहा होगा और आगे भी आएगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और बुध का भी शुरू में ही हो जाएगा, तो उसके कारण भी थोड़ी दुविधाएं आएंगी, उनकी चर्चा कर लेते हैं। इस महीने प्रमुखतः 4 राशि परिवर्तन हो रहे हैं, कुछ महीने के अंत में भी होंगे, लेकिन वो बहुत एंड में है तो मैंने उनको कंसीडर ज़्यादा नहीं किया। सूर्य यहाँ पर आपके आ जाएंगे 14 तारीख को, बुध यहाँ पे आ जाएंगे 7 को, शुक्र यहाँ पर 7 को, मंगल यहाँ पर 15 को। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है कि सप्तमेश बुध वो नीच के हो रहे हैं, सप्तमेश बुध नीच के हो रहे हैं। तो नीच का ग्रह पैसा बहुत देता है, राहु के साथ है, विदेश से संबंधित काम करते हैं बहुत पैसा, टेक्नोलॉजी का कार्य करते हैं बहुत पैसा, आईटी बहुत पैसा, लेकिन सूर्य भी यहाँ पर है तो सरकारी कार्य से बाधा आ सकती है, टैक्स का कोई इशू आ सकता है, जीएसटी में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, आपने कोई लाइसेंस अप्लाई किया हुआ है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, आपको कोई अप्रूवल चाहिए गवर्नमेंट से उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, कोई नोटिस आया हुआ था गवर्नमेंट से, या कोई नोटिस आ सकता है गवर्नमेंट से, तो वो प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगी। और जैसा मैंने कहा यहाँ पे उन लोगों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होगी बिजनेस उन क्षेत्रों में जहाँ पर फिजिकल चीज़ें ज़्यादा हैं। नॉन फिजिकल यानी कि सर्विस बेस्ड जो बिजनेस होते हैं, आईटी वगैरह हो गए, कंसल्टेशन, एजुकेशन, यहाँ पर उतनी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। फिजिकल जहाँ पर चीज़ें हैं कि हाँ भाई सामान आ गया, जहाँ पर एक फिजिकल एंटिटी आ गई, फिजिकल प्रोडक्ट्स आ गए, उन लोगों के लिए बाधाएं होंगी, क्योंकि ये युति लग्न में बन रही है। दूसरा, यहाँ पर ग्रहण भी लग जाएगा 25 तारीख को, तो क्या क्या हो सकता है, एक आपकी पेमेंट्स अटक सकती है, जिनका कार्य बहुत बड़ा है, क्रेडिट पे काम चलता है तो पेमेंट अटक सकती है, और नुकसान भी हो सकता है, मशीनरी का नुकसान हो सकता है, आपका बहुत बड़ा कोई प्लांट है किसी चीज़ का, आप कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई मशीनरी ख़राब हो जाएगी, मैन पावर की प्रॉब्लम आ सकती है। तो तभी मैंने कहा जो फिजिकल बिजनेसेस हैं उनके लिए महीना थोड़ा मुश्किल रहेगा। जो सर्विस बेस्ड काम जिनका होता है, जहाँ पे फिजिकल चीज़ें कम होती हैं, वहाँ पर उनके लिए महीना कोई ज़्यादा कष्टकारी नहीं रहेगा। फिर भी क्योंकि ग्रहण लग रहा है, एक अनिश्चितता का भाव अवश्य बिजनेस में भी रहेगा। अच्छी चीज़ है कि मंगल 12वें घर में है और मंगल आपके धनेश है, भाग्येश है, और सप्तम को देखेंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मंगल एक तरह से मीन के लिए योग कारक है, तो बिजनेस में जो कार्य अटक रहे थे वो भी बनेंगे और पैसा तो पूरे महीने आपको प्राप्त होता ही रहेगा। ठीक ठाक है, जो कुछ मैंने नेगेटिव चीज़ें कही हैं उनका ध्यान अवश्य दीजिएगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। इनकम की बात करते हैं, महीना अच्छा है, राहु ऑलरेडी लग्न में है, बुध भी आ जाएंगे जो नीच के हैं, नीच का ग्रह पैसा बहुत देता है। आपके जो लाभ स्थान के स्वामी हैं शनि, और आपके धन स्थान के स्वामी जो है मंगल, इनकी युति 12वें घर में होगी और लक्ष्मी शुक्र के साथ होगी, यानी कि पैसा बहुत आएगा। विशेषतः जो विदेश से संबंधित काम करते हैं, राहु क्योंकि लग्न में है और 12वां घर इतना प्रबल हो रहा है, यहाँ पर धनेश और लाभेश की युति हो रही है शुक्र के साथ, तो जिनका भी कुछ बाहर से संबंधित कार्य होगा उनके लिए इस महीने बहुत ज़्यादा पैसा आएगा। वैसे भी धन योग तो आपके अच्छे ही बन रहे हैं। इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन भी अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन भी ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा महीना है। जो लोग इन्वेस्टमेंट स्टडी कर कर कुछ आगे बढ़ना चाहते थे, उनके लिए भी महीना अच्छा। खर्चे बहुत बढ़ेंगे इस महीने, बहुत ज़्यादा। नीच का ग्रह खर्चे भी बढ़ाता है लग्न में आकर। छठे घर के स्वामी लग्न में है सूर्य, ग्रहण दोष बनेगा, खर्चे बढ़ेंगे। और 12वें घर में इतने सारे ग्रह हैं और व्यय स्थान में, तो खर्चे तो बहुत बढ़ेंगे। सरकारी कार्यों पर खर्चे होंगे, एजुकेशन पे खर्चे होंगे, वो आपकी हो या आपके बच्चों की हो। यात्राओं पर बहुत खर्चे होंगे, दवाइयों पर बहुत ज़्यादा खर्चे होंगे। आपकी सेहत इस महीने बिगड़ सकती है, आपके लिए, आपके घर वालों के लिए कुछ ऐसा खर्चा हो सकता है बड़ा। इसके साथ ही यातायात पर बहुत बड़े खर्चे हो सकते हैं। कोई लीगल केस चल रहा था उस पर बड़े खर्चे होंगे। और इस महीने इमोशनल बाइंग भी बहुत करेंगे, यानी कि बस अपने आप को खुश करने के लिए कई चीज़ें खरीदेंगे, फिर बाद में लगेगा कि खर्चा ज़्यादा हो गया, तो थोड़े खर्चे पर नियंत्रण रखकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ।
नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए महीना बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर बातचीत पूरी तरह से बंद भी थी, ये महीना कहीं ना कहीं ऐसा है, स्पेशली 20 तारीख से पहले का, जहाँ पर चीज़ें दोबारा स्टार्ट हो सकती हैं। 20 के बाद थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन उससे पहले का समय ठीक है। नए रिलेशनशिप की बात करें तो जब तक मंगल का प्रभाव है पंचम पर 15 तारीख तक, तब तक की संभावना है, उसके बाद थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। बात करते हैं जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, ठीक ठाक महीना है। मंगल का प्रभाव रहेगा पंचम पर, तो एक ऊर्जा रहेगी, एक इंटीमेसी रहेगी। शुक्र भी 7 तारीख तक देखेंगे, ये भी अट्रैक्शन इंटीमेसी के कारक है। सब ठीक है। थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी महीने के मध्य भाग के बाद। कारण सबसे पहले तो लग्न में बुध नीच के हो जाएंगे, तो बुध का प्रभाव कम्युनिकेशन से होता है। और क्योंकि एक सेकंड, शुक्र देखिए यहाँ पे 7 को आ जाएंगे, मंगल यहाँ पे 15 को आ जाएंगे, बुध यहाँ पर 7 को, सूर्य 14 को। अब कम्युनिकेशन की बात मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि बुध कम्युनिकेशन के कारक है और पंचम से त्रिकोण में है, तो प्रभाव रहेगा। और नीच के भी हो गए, यानी कि कम्युनिकेशन या कहिए मिस कम्युनिकेशन के कारण प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर राहु भी 7 में है सूर्य के, तो ग्रहण दोष भी लग गया, यानी कि ट्रस्ट इश्यूज भी होंगे, ईगो क्लैशेस भी होंगे। तो ये सब 15 तारीख के बाद होगा जब ये प्रभाव शुरू हो जाएगा। दूसरा, पंचम से छठे में आ गए मंगल शुक्र, यानी कि किसी और व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है रिलेशनशिप में, और ध्यान भटक सकता है, जिसके कारण प्रॉब्लम आएगी। तो महीना 15 तारीख तक का ठीक है, प्रॉब्लम्स उसके बाद आएंगी। विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से एक पूर्णता की कमी दिखाई दे रही है, चेंजेस बहुत आएंगे। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस या ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट, दोनों ही चीज़ें तंग करेंगी। ज़्यादा डिमांडिंग मत बनिएगा। इस महीने कई बार आपको अपना रिलेशनशिप बहुत बंधन युक्त भी कर देगा, आपको लगेगा मैं बहुत बंध गया हूँ या बंध गई हूँ, वो भी एक नेगेटिव प्रभाव देगा और कहीं ना कहीं बर्डन सा लगेगा आपका रिलेशनशिप। तो ये कह सकता हूँ कि आधा भाग ठीक है, आधा भाग के बाद का जो समय है वो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स लेकर आएगा। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। सामान्य विश्लेषण वाले वीडियो में ही बता चुका हूँ मैं कि वैवाहिक जीवन के लिए तो महीना कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा कष्टकारी रहेगा। बहुत सारे कारण मैं दे भी चुका हूँ, पुनः थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, सबसे पहले 7वां भाव होता है मैरिड लाइफ का, केतु बैठे हुए हैं ऑलरेडी, नेगेटिव प्रभाव तो पिछले कुछ महीनों से आना शुरू हो गया होगा। अब इस महीने देखिए क्या क्या हो रहा है। बुध नीच के हो जाएंगे और सूर्य भी लग्न में आ जाएंगे, बुध 7 को, सूर्य 14 को। मंगल यहाँ पे आ जाएंगे 15 तारीख को, और शुक्र यहाँ पे आ जाएंगे 7 को। खैर, शुक्र का आना कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं देता, लेकिन मंगल का 12वें घर में आना मंगल दोष स्टार्ट कर देगा। अब देखिए, मैंने क्या कहा कि केतु यहाँ पर है, तो प्रॉब्लम तो ऑलरेडी दे रहे हैं। अब यहाँ पर सप्तमेश नीच के हो गए, यानी कि विवाह या वैवाहिक जीवन स्थान के स्वामी नीच के हो गए, यानी कि प्रॉब्लम बढ़ेगी। बुध है तो कम्युनिकेशन कर पाएगा, कहीं ना कहीं कहा सुनी बहुत होगी। राहु युक्त बुध हो गया, यानी कि बुद्धि पर भी भ्रम आ गया। ट्रस्ट इश्यूज बहुत होंगे, एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे पर यकीन नहीं हो पाएगा, एक दूसरे के साथ समय बिताना भी थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। और यहाँ पर सूर्य भी हैं जो सेपरेटर का काम करते हैं, वो भी सप्तम को देखेंगे। तो ये महीना कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। इवन कई लोग इस महीने जिनकी ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही थी, बस वो सोच रहे थे कि डाइवोर्स के लिए आगे बढ़े या ना बढ़े, ये वो महीना है जब वो लोग अवश्य डाइवोर्स की तरफ भी आगे बढ़ने का बहुत ज़्यादा संभावना से विचार करेंगे। मंगल भी यहाँ पर आ गए तो मंगल दोष भी स्टार्ट हो गया, और मंगल का प्रभाव भी है सप्तम पर, और केतु ऑलरेडी है, मंगल का प्रभाव आ गया। मंगल केतु खैर जब साथ में बैठते हैं तो उनको अंगारक दोष कहते हैं, लेकिन जब मंगल का प्रभाव केतु पे होता है तो एग्रेशन बहुत आती है। तो मैरिड लाइफ में एग्रेशन बहुत रहेगी। और ये कम नहीं था कि महीने के अंत में एक और चीज़ हो रही है, वो है ग्रहण। साल का पहला ग्रहण वो कहाँ लग रहा है? तब लगेगा जब चंद्रमा आपके यहाँ पर होंगे कन्या में 25 तारीख को, होली वाले दिन। तो यहाँ पर ग्रहण लग गया। अब ग्रहण सप्तम भाव में इतना सब पहले ही उल्टा सीधा हो रहा है, यानी कि ये महीना मैरिड लाइफ के लिए बहुत कष्टकारी रहेगा। टेस्टिंग महीना कह सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक इंडिकेशन आ रही थी। कई मैंने वीडियोस बनाई थी केतु के बारे में, उसके बाद मेरे पास कई मीन लग्न की वीडियोस के कंसल्टेशंस आ चुके हैं, जिनके मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है, और वो कहीं ना कहीं चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ये अभी स्टार्ट ही हुआ है केतु का यहाँ पे प्रभाव। लेकिन अभी क्या है, कभी जब जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेंगे सप्तम पर, जैसा इस महीने हो रहा है कि ग्रहण भी हो रहा है, सूर्य का प्रभाव है, बुध नीच के हो गए, मंगल की दृष्टि हो गई, वो भी 8वीं दृष्टि।
तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम बहुत बढ़ेगी। तो ये महीना मैरिड लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये कह सकते हैं कि 2 महीने बाद जब केतु पर गुरु का प्रभाव आ जाएगा तो मे भी चीज़ें थोड़ी स्टेबल हो जाए, लेकिन ये महीना तो अच्छा नहीं दिख रहा। विशेष प्रेडिक्शंस, एक तो ट्रस्ट नहीं होगा, दूसरा ख्याल बहुत गलत से आएंगे, पुरानी बातों पर लड़ाई होंगी, कई ऐसी चीज़ें सामने आ जाएंगी जो छुपा के रखी हुई थी। रिलेशनशिप खराब होता हुआ दिख रहा है, परसेप्शन उल्टी सीधी बना लेंगे एक दूसरे को लेकर। किसी और व्यक्ति की एंट्री भी, थर्ड पार्टी सिचुएशन जिसको कहते हैं, वो हो सकती है। और ये ऐसा महीना है जब आपके रिश्ते की बुनियाद तक हिल सकती है। तो मैरिड लाइफ के लिए महीना अच्छा नहीं दिख रहा। डराने के लिए नहीं कह रहा, सचेत करने के लिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। महीना ठीक ठाक सा है। एक नेगेटिव चीज़ बस ये है, खैर उस पर थोड़ी देर में आता हूँ, पहले एग्जाम्स की बात कर लेते हैं। शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन भी ठीक है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। बस अगर आपने अपनी एकाग्रता, अपने फोकस पर काम कर लिया, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बुध नीच के हो जाएंगे और राहु के साथ आ जाएंगे। और ये प्रभाव, क्योंकि बुध बुद्धि के कारक है, स्टूडेंट्स के कारक है, उनका राहु के साथ होना जो भ्रमित करेगा, और नीच का होना यानी कि एकाग्रता की कमी, ये थोड़ा सा एक नेगेटिव प्रभाव दे रहा है। 15 तारीख तक मंगल यहाँ पर रहेंगे 11वें घर में और देखेंगे आपके पंचम भाव को, तो प्रोटेक्शन देंगे। ज़्यादा प्रॉब्लम 15 तारीख के बाद आना शुरू होगी। तो जितना इस महीने अपने एकाग्रता, अपने फोकस पर काम कर सकते हैं, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से ये महीना कंटिन्यूटी, स्टेबिलिटी और हार्डवर्क का है। भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा। उसका कारण यह है कि भाग्य स्थान के स्वामी मंगल यहाँ पर बैठकर 15 तारीख तक देखेंगे। लेकिन इस महीने पीछे नहीं जाना। ये हो सकता है कि इस महीने आप कुछ ऐसी गलतियां कर दें जो आपको अपने जीवन में पीछे भी लेकर जा सकती हैं। इसलिए जैसे मैंने कहा, एकाग्रता, कॉन्टिन्यूटी, स्टेबिलिटी, डेडिकेशन, इन चीज़ों पर काम करेंगे तो महीना अच्छा रहेगा। चलते हैं सेहत की तरफ। सेहत के लिए देखिए, मैं शुरू में ही इंडिकेशन दे चुका हूँ कि महीना थोड़ा कष्टकारी जाएगा। ऐसा है कि अब गुरु तीसरे घर में आने के लिए आतुर है, तो धीरे धीरे करके सेहत बेटर होगी, लेकिन वो लॉन्ग टर्म की बात है। लेकिन ये ऐसा महीना है जब बहुत सारी चीज़ें घटित हो रही हैं और आपके लग्न में हो रही हैं। मान के चलिए कि अप्रैल ऑनवर्ड्स आपकी सेहत में सुधार आएगा, मई के बाद और सुधार आएगा, क्योंकि गुरु तीसरे घर में आ गए। जब लग्नेश तीसरे घर में आते हैं तो सेहत बेटर होती है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि एक तो 7 को बुध नीच के हो गए लग्न में नीच का ग्रह नेगेटिव प्रभाव देता है। यहाँ पर सूर्य आ गए 14 तारीख को, जो आपके रोग के स्थान के स्वामी हैं, और राहु तो ऑलरेडी बैठे हैं जो इन्फेक्शंस देते हैं। मैं शुरू में ही बता चुका हूँ वीडियो के कि जल तत्व होता है तो कफ प्रॉब्लम बहुत होती है, कफ विकार ज़्यादा होते हैं। कफ में, आयुर्वेद में कफ के बहुत रोग हैं, सबसे ज़्यादा खांसी जुकाम, ENT, साइनस की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस, बलगम बनना, ज़ुकाम, ये सब ज़्यादा रहेगा। और बुध भी ENT के, जब बुध का प्रभाव है तो ENT की प्रॉब्लम आ गई, सूर्य है तो एसिडिटी, पेट के रोग आ गए। तो काफ़ी प्रकार के रोग इस महीने तंग करेंगे। क्या चीज़ें ज़्यादा तंग करेंगी, जैसे मैंने अभी कहा, कफ रोग वगैरह, पेट के रोग बहुत तंग करेंगे, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे, और इसके साथ ही ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी तंग करेगी। जिनको लो BP की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा केयरफुल रहे। शुरुआती 10 दिन में सर का रोग, आँखों का रोग, पेट का रोग, बीच के 10 दिन में पेट के रोग, कफ रोग, साथ में जिनको लिवर का कोई रोग है उनको परेशानी बढ़ेगी, इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगी। और अंतिम 10 दिन में आँखों की प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर्स और कहीं ना कहीं स्किन डिसऑर्डर्स ज़्यादा तंग करेंगे। उपाय की बात करते हैं। सरल उपाय आपको करना है, किसी भी दिन शिवलिंग, मंदिर जाकर शिवलिंग पर चंदन का विलेपन करना है। हो सके तो जब चंदन घिस रहे हो तो उसमें थोड़ा सा गुलाब जल और थोड़ा सा केवड़ा डाल लीजिएगा, और इससे आपको शिवलिंग का विलेपन करना है, और 11 बेलपत्र अर्पण कर कर खीर का भोग लगाना है महादेव को, और ओम रुद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है, और शिव चालीसा की पुस्तकों का दान करना है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए अधिकतम प्रभाव अच्छे ही जाएंगे। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।